हरे कृष्णा। इतिहास कक्षा 6 के अध्याय 3 एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 3 के आरंभिक नगर जिसका नाम है। और इसमें दो दोस्त जसपाल और हरप्रीत से शुरुआत होती है पुराने भवन का संरक्षण के बारे में। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो रहा है। तो पुराने खंडहरों की बात हो रही, तो इसी को बेस बनाकर हड़प्पा की कहानी इसमें सुनाते हैं। तो हड़प्पा के बारे में क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के आसपास, सिंधु नदी के पास में पनपी। ये रही पाकिस्तान से जाती हुई हमारी सिंधु नदी, जो भारत के जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहती है इधर, ठीक, यहीं आसपास। यहाँ से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक इसका क्षेत्र था हड़प्पा का। चलिए पहले पढ़ते हैं। तो अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसको हड़प्पा आज कहते हैं। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया, क्योंकि सबसे पहले खुदाई और मिली जो चीजें थी वो हड़प्पा में ही हुई थी। ठीक। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, जबकि हमने चैप्टर फर्स्ट नहीं सेकंड में देखा था ना, 4700 साल पहले सबसे पहले नगरों का निर्माण कहाँ हुआ था? नगर बने थे सिंधु नदी के पास में, आसपास। तो वही थी सिंधु सभ्यता। तो प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये सवाल है। इन नगरों की क्या विशेषता थी, हड़प्पाकालीन नगरों की, हड़प्पा सभ्यता की? उसके पहले थोड़ा सा यहाँ देखते हैं कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, देखो पंजाब, पाकिस्तान के आज के पंजाब और सिंध प्रांतों में, और आज के भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिलते हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि, ये सारी चीजें थी। ठीक। ये उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर हैं। क्या है? ये रहा आपका गुजरात, ये राजस्थान। तो ये जो नदी आई है सिंधु नदी, इसकी सहायक है झेलम, चिनाव, रावी। ये हड़प्पा जगह है और राखीगढ़ी जगह है और गंवेरी वाला है। तो ये धौलाधर है जो गुजरात में है। लोथल गुजरात का एक गोदीवाड़ा था, गोदीवाड़ा यानी जहाँ जहाज आके खड़े होते थे। सुतकांगे डोर बोलते हैं, सुतकाकोह भी बोलते हैं इसको। तो ये बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है सुतकांगे डोर, जहाँ पर घोड़े की अस्थियों के पंजर मिले हैं। मोहनजोदड़ो देखो सिंधु नदी के तट पर स्थित थी। तो इससे आगे बढ़ते हैं, इसी में पढ़ते हैं कि इन नगरों की क्या विशेषता रही। इन नगरों में से कई को दो या इससे उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था। पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया है, लेकिन यह निचले इलाके में था, जो कि पूर्वी हिस्सा था और निचले इलाके में था।
ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। जैसे मान लो कि ये पश्चिम में है, ये पूर्व में है, तो ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये नगर दुर्ग कहा गया। और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा गया, इसको निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पकी ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। तो ये सवाल आता है कि महान स्नानागार कहाँ मिला, तो ये हड़प्पा सभ्यता में मिला। ओके, इसके आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में यहाँ पे यानी महान स्नानागार मिलता है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने की सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद ये खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये अनुमान लगाया जाता है कि क्या होता होगा। ठीक। कालीबंगा और लोथल, लोथल जो कि गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। भंडार गृह मतलब जहां अनाज वगैरह रखा जाता था। महान स्नानागार देखिए, ये इतना बड़ा है, ये इधर से सीढ़ी है, इधर से सीढ़ी, ये स्नानागार है, इसमें पानी भरा जाता था। ये क्या बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे। अब थोड़ा सा ही बचे हैं, केवल अवशेष ही बचा है। तो भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई ऐसे हुई थी जो आज भी वैसे ही मिलते हैं। तो भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। मेन होल यानी साफ, ये नाला जा रहा है, यहाँ मेन होल बना दिए गए तो जो फंसा है साफ सफाई के लिए, ताकि नाला सही सुचारू रूप से चलता रहे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। ठीक। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, दो अंतरों को बताओ। बता सकते हैं। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। ठीक। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो सबसे ऊपर देखो, ये मोहनजोदड़ो की सड़क है, ये सड़क है, ये मेन होल है या कुआं है, ये मुहरें थी। ठीक। नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प,
आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे और के से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक। मनके, बाट और फलक। ये मनके मतलब गले में पहनने वाले को मनका बोलते हैं। बाट और फलक, फलक ये है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मेहरगढ़ हमने देखा कि बलूचिस्तान, ये भारत, ये पाकिस्तान की यहाँ पे ईरान जाने वाले रास्ते में चैप्टर नंबर 3 में 2 में पढ़ा था। यहाँ मेहरगढ़ पड़ता है बोलन दर्रे के पास में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ पे 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े की दुकान, कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी की एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी टकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना इत्यादि। मूर्ति देखो, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से बनाई गई, ये इसकी बात कर रहा है। कितने आकर्षक, ये कपड़ा, आ, एक मिनट, ये कपड़ा और देखिए दाढ़ी, कपड़ा कितने अच्छे से नक्काशी की गई है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल स्त्रियां, हमें पता नहीं है, क्योंकि ये पता लगाना पाना काफी मुश्किल भी है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। फ्यांस क्या होते हैं ये देखते हैं। फ्यांस होते हैं पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। और बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियां, बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज क्या है? कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। ठीक है, कपास हो गया कच्चा माल। इसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान की किया करते थे, राजस्थान की खेतड़ी से। आज भी मिलता है तांबा। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे।
ठीक है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई, एक मिनट, जमीन की जुताई के लिए, एक मिनट में, हरे कृष्णा, एनसीईआरटी रीडिंग में आपका स्वागत है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, लेकिन वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में एक हड़प्पाकालीन नगर है, उसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेट भी कहते हैं, खादिर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ है। अगर सवाल पूछे कि धौलावीरा नगर हड़प्पा कालीन है और कहाँ है, तो ये गुजरात में है। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। धौलावीरा में, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा को 3 भागों में विभक्त पाया गया है, बांटा गया था। ये धौलावीरा है और बाकी ये हड़प्पा के नगर हैं। ठीक, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ये पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ऐसे ऐसे चारों तरफ। ठीक, इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। खंबात की खाड़ी, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर है। ये ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। एक्चुअली में ये बंदरगाह था समुद्र के किनारे। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ठीक, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण और आमतौर पर मनके भी मिले हैं। कहाँ से? लोथल से। तो अब पढ़ते हैं मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर की छाप को, ये एक मुहर बना दी, उस पर छाप दी तो मुहरबंदी हो गई। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो कि आज भी होता है कई जगह। आज भी मुहर का प्रयोग लगाओ कि सभ्यता के अंत का रहस्य। हालांकि सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसमें कई मत है अलग अलग विद्वानों के। फिलहाल पढ़ते हैं कि लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर तक कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी।
अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में ही हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इनके इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अन्यत्र की बात करें कि जिस समय हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता थी, तो उस टाइम नील नदी के आसपास इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान था। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में, हमारे यहाँ से सिंधु सभ्यता से भी पहले, मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये मकबरे पिरामिड के नाम से जाना जाता है, आज भी हैं ये। मिस्र में राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर शामिल थे। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया गया था। तो ये चैप्टर भी समाप्त होता है। उपयोगी शब्द है नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, लिपिक मतलब जो लेखा जोखा काम करता है, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषक, कच्चा माल, हल सिंचाई, तो नॉर्मल पता ही। ये महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब प्रारंभ हुई? लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ? लगभग 4700 साल पहले। हमने पहले भी देखा है। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? 3900 साल पहले। और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले, जो गंगा घाटी के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद चलेंगे अध्याय 4 पे। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? किताबें और कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है? जल्दी मिलते हैं। हरे कृष्ण।